नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। बिहार चुनाव को लेकर सियासी गर्मी बढ़ चुकी है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस बार 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी को उम्मीद है कि उसका प्रदर्शन पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में बेहतर रहेगा। इस दौरान जब चिराग पासवान से पूछा गया कि क्या लोजपा डिप्टी सीएम पद के लिए दावेदारी पेश करेगी, इस सवाल के जवाब में चिराग पासवान ने कहा, ये ऐसे विषय हैं जिन पर अभी चर्चा करने का कोई मतलब नहीं, पहले सरकार बनने दीजिए। मुझे लगता है कि इन्हीं महत्वाकांक्षाओं की वजह से महागठबंधन का बेड़ा गर्क हुआ है। चिराग ने आगे कहा, पहले सरकार बनने दो, हम एक एक करके सारे काम करेंगे। हमारी प्राथमिकता जीत है, उसके बाद देखेंगे कि किस पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहा और फिर उसी आधार सभी की भूमिका तय की जाएगी। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पटना में कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत तय है। उन्होंने महागठबंधन पर तीखा हमला करते हुए कहा कि विपक्ष के बीच सीट बंटवारे को लेकर मतभेद हैं। पासवान ने आरजेडी और कांग्रेस के बीच दोस्ताना मुकाबले की धारणा को खारिज करते हुए कहा कि राजनीति में दोस्ताना संघर्ष नहीं होता, या तो आप दोस्त हैं या लड़ रहे हैं। एनडीए की जीत के बारे में उत्साहित चिराग ने कहा कि 14 नवंबर को चुनाव नतीजे आने के बाद एनडीए एक और दिवाली मनाएगा। उन्होंने दावा किया कि जनता समझ चुकी है कि महागठबंधन जो कुछ पार्टियों का गठबंधन भी संभाल नहीं सकता, राज्य नहीं चला सकता। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। चुनावी मैदान अब पूरी तरह गर्म हो चुका है, लेकिन इस बार विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में दरार साफ दिख रही है। जानकारी के मुताबिक कई सीटों पर महागठबंधन के घटक दल आपस में ही आमने सामने होंगे, यानी सीट शेयरिंग को लेकर तालमेल की कमी अब खुलकर सामने आ गई है। पहले चरण के चुनाव में कुल 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार 61 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए, जबकि 300 से ज्यादा नामांकन पत्रों को जांच के दौरान खारिज कर दिया गया। कांग्रेस ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले 5 दिनों में 3 बार भारत के रूस से तेल आयात के मुद्दे को उठाया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि पीएम मोदी ने उनसे यह वादा किया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने पहले ऐसे किसी भी वादे से इनकार किया था, लेकिन ट्रंप के बार बार बयान देने से अब ये मुद्दा फिर से चर्चा में है। ट्रंप ने यहाँ तक कहा है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखता है तो उसे भारी टैरिफ देना पड़ेगा। कांग्रेस का कहना है कि ट्रंप बार बार इस विषय को उठा रहे हैं, खासकर जब वो इस हफ्ते रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बुडापेस्ट में मिलने वाले हैं। जयराम रमेश ने कहा कि ट्रंप ने कहा कि मैंने अपने अच्छे दोस्त मोदी जी से बात की है और भारत ने वादा किया है कि वो रूस से तेल खरीदना बंद करेगा, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि उसे ऐसी किसी बातचीत की जानकारी नहीं। इसके बावजूद ट्रंप ने मंत्रालय के इनकार को नजरअंदाज कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पॉल इंग्रासिया को व्हाइट हाउस के विशेष परामर्शदाता दफ्तर का नेतृत्व करने के लिए चुना है, लेकिन पॉल इंग्रासिया का विवादास्पद नस्लवादी विचारों और नाजी समर्थक बातों ने अमेरिकी सीनेट में हंगामा मचा दिया है। इंग्रासिया के पुराने सोशल मीडिया पोस्ट और बयानों में भारतीयों के लिए नफरत भरे शब्दों का इस्तेमाल सामने आया है। इसके बाद सीनेट द्वारा उन पर कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है। रिपोर्ट के अनुसार इंग्रासिया ने एक पुराने ट्वीट में भारतीयों को अविश्वसनीय बताते हुए लिखा था, एक भी भारतीय पर कभी भरोसा नहीं करें। ये बयान न केवल नस्लवादी है बल्कि उनकी व्यापक नफरत फैलाने वाली विचारधारा का हिस्सा लगती है। इसके अलावा उनके सोशल मीडिया इतिहास में नाजी विचारधारा से प्रेरित पोस्ट भी मिले हैं, जिनमें अडोल्फ हिटलर की तारीफ और यहूदी विरोधी टिप्पणियां शामिल हैं। इन खुलासों ने अमेरिकी राजनीतिक हलकों में आक्रोश पैदा कर दिया है, खासकर उन सांसदों के बीच जो विविधता और धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर हैं। दिवाली में मंगलवार की सुबह जहरीली हवा में हुई। सोमवार यानी दिवाली की शाम भी दिल्ली में 38 निगरानी स्टेशन में से 34 पर प्रदूषण का स्तर रेड जोन में दर्ज किया गया। रेड जोन मतलब बहुत खराब से गंभीर एयर क्वालिटी। वहीं सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात दिल्ली में धुंध की मोटी चादर दिखी और औसत AQI 531 दर्ज किया गया। ये राष्ट्रीय औसत से 1.8 गुना ज्यादा है।
इतना ही नहीं, नरेला में AQI 550 पार करके 551 तक पहुंचा और अशोकनगर में 493 तक पहुंच गया। दिवाली की शाम दिल्ली में जमकर पटाखे फोड़े गए। इस बीच NCR के नोएडा और गुरुग्राम में भी हालात कुछ खास अच्छे नहीं रहे। नोएडा का AQI 407 तो वहीं गुरुग्राम का 402 दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि दीपावली की शाम हवा न चलने के कारण आसमान में धुंध बनी रही। मंगलवार की सुबह दिल्ली के कई इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दीपावली पर देशवासियों के नाम एक खुला पत्र लिखा। उन्होंने कहा इस बार की दीपावली उनके लिए खास है क्योंकि देश के कई दूर दराज इलाकों में अब माओवाद और नक्सलवाद खत्म हो चुका है। मोदी ने लिखा कि पहली बार देश के कई जिलों में, यहाँ तक कि बेहद दूर के इलाकों में भी दीप जलाए जा रहे हैं। ये वही जिले हैं जहाँ कभी नक्सलवाद और माओवादी आतंक था, जिसे अब जड़ से मिटा दिया गया है। हाल के समय में कई लोगों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास की मुख्य धारा को अपनाया है और भारत के संविधान में विश्वास जताया है। ये देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। महाराष्ट्र सरकार की प्रमुख योजना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना जो महिलाओं के लिए शुरू की गई थी, उसमें बड़ा खुलासा हुआ है। सरकार की जांच में सामने आया है कि 12,431 पुरुषों को भी इस योजना के तहत 1,500 रुपये महीना दिया गया। ये योजना उन महिलाओं के लिए है जिनकी उम्र 21 से 65 साल के बीच है और जिनके परिवार की सालाना आमदनी लगभग 2.5 लाख रुपए से कम है। लेकिन RTI के जरिए मिली जानकारी के अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग ने अब इन पुरुषों को सूची से हटा दिया है। जांच में ये भी पता चला कि 77,980 महिलाएं भी पात्र नहीं थी, फिर भी उन्हें योजना का लाभ मिला। कुल मिलाकर पुरुषों को लगभग 24.24 करोड़ और अवैध महिलाओं लाभार्थियों को 140 करोड़ से ज्यादा की राशि दी गई, यानी कि लगभग 164.5 करोड़ रुपए का गलत भुगतान हुआ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को साफ किया कि राज्य सरकार ने RSS पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार के हालिया आदेश में RSS का नाम कहीं नहीं लिया गया है। दरअसल 18 अक्टूबर को सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि कोई भी निजी संगठन या संस्था सरकारी संपत्ति जैसे मैदान, पार्क, सड़क या सरकारी इमारत पर बिना अनुमति अपने कार्यक्रम नहीं कर सकती। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बताया कि ये नया आदेश नहीं बल्कि वही नियम है जो 2013 में बीजेपी सरकार ने जारी किया था, जब जगदीश शेट्टर मुख्यमंत्री थे। सिद्धारमैया ने कहा कि किसी भी निजी संगठन को सरकारी संपत्ति पर कार्यक्रम करने की इजाजत देना अनिवार्य नहीं। यह फैसला कानून व्यवस्था की स्थिति पर निर्भर करेगा। इसलिए सरकार के इस आदेश का मतलब RSS पर बैन लगाना नहीं बल्कि सभी निजी संगठनों पर समान नियम लागू करना है। भारत को विदेश नीति का संतुलन दिखाने का मौका जल्द ही आने वाला है। एशियान शिखर सम्मेलन 26 से 28 अक्टूबर को कुआलालंपुर में होगा। प्रधानमंत्री मोदी का वहां जाने की संभावना है। इस दौरान वो ईस्ट एशिया समिट यानी EAS में हिस्सा लेंगे, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग भी मौजूद होंगे। EAS में चीन, रूस, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के नेता या प्रतिनिधि भाग लेंगे। वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होंगे। इसका मतलब है कि PM मोदी को क्वाड के सभी नेताओं और ब्रिक्स के मुख्य मेंबर से मिलने का मौका मिलेगा। ये मुलाकात खास अहमियत रखती है क्योंकि भारत अगले साल दोनों शिखर सम्मेलनों की मेजबानी करने वाला है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने अभी तक PM मोदी की यात्रा की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन में संभवतः शामिल होंगे। सनई तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। जापानी संसद के दोनों सदनों में हुई वोटिंग में उन्हें बहुमत मिला है। 64 साल की तकाइची एक दक्षिणपंथी नेता है। उन्हें जापान की आयरन लेडी कहा जाता है। जापान का प्रधानमंत्री बनने के लिए ये तकाइची का तीसरा प्रयास है। तकाइची सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य हैं। LDP ने पिछले 5 सालों में चौथी बार नया प्रधानमंत्री चुना है। हाल के सालों में ये पार्टी कई घोटाले के आरोपों से घिरी रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ हुआ सीज फायर समझौता तभी तक चलेगा जब तक तालिबान पाकिस्तान पर हमले करने वाले आतंकियों पर काबू रखेगा। उनका यह बयान उस दिन आया जब दोनों देशों ने दोहा में बातचीत के बाद युद्ध विराम पर सहमति जताई। ये बातचीत कतर और तुर्की की मध्यस्थता में हुई। पाकिस्तान ने लंबे समय से आरोप लगाया है कि अफगानिस्तान की धरती से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकी हमले करता है।
अब ये नया समझौता तभी कारगर होगा जब तालिबान इन आतंकी गतिविधियों को रोकने का ठोस कदम उठाएगा। अमेरिका में व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हफिंगटन पोस्ट के एक पत्रकार ने राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बुडापेस्ट में प्रस्तावित बैठक को लेकर सवाल पूछा। सवाल में पत्रकार ने पूछा कि क्या ट्रंप को नहीं लगता कि यूक्रेन बुडापेस्ट जैसी जगह पर बैठक पर आपत्ति दर्ज करवा सकता है, क्योंकि 1994 में रूस ने वादा किया था कि यूक्रेन अपने परमाणु हथियार सरेंडर करने पर उसकी जमीन पर कब्जा नहीं करेगा। इस सवाल पर कैरोलाइन लेविट ने तीखे अंदाज में जवाब दिया, जगह का सुझाव तुम्हारी मां ने दिया था। बाद में बढ़ते विवाद के बीच कैरोलाइन ने सोशल मीडिया पर सफाई दी और कहा, यह पत्रकार असल में कोई जर्नलिस्ट नहीं बल्कि एक वामपंथी एक्टिविस्ट है जो पिछले कई सालों से ट्रंप को निशाना बनाता रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को हमास को कड़ी चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि अगर हमास ने इजरायल के साथ हुए गजा समझौते का उल्लंघन किया तो उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि हमने हमास से डील की है कि वो अच्छे रहेंगे, शांति बनाए रखेंगे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम उन्हें मिटा देंगे और उन्हें ये बात पता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका के साथ न्यायपूर्ण व्यापार समझौता नहीं किया तो वो चीन के माल पर 155% तक टैरिफ लगा देंगे। ये धमकी ट्रंप ने उस समय दी जब उन्होंने व्हाइट हाउस में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ एक क्रिटिकल मिनरल्स डील पर हस्ताक्षर किए। ट्रंप ने कहा कि चीन अभी हमें बहुत पैसे दे रहा है, वो 55% टैरिफ चुका रहे हैं, लेकिन अगर समझौता नहीं हुआ तो 1 नवंबर से ये टैक्स 155% तक बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि चीन को अब सोयाबीन, फेंटेनाइल और रेयर अर्थ मेटल्स जैसे मसलों पर अमेरिका की शर्तें माननी होंगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.